तो आज की इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर को शुरू किया था और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन करते हुए कवर करते जा रहे थे। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लाज्मोलाइसिस और इमिबिशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एनसीईआरटी कहता है द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल्स और टिश्यूज विथ रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। यानी कि जो प्लांट सेल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में या फिर टिश्यू जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाटर के मूवमेंट विथ रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। वो वाटर मूवमेंट के ताल्लुक से कैसा बिहेवियर शो करेगा, कैसा बर्ताव दिखाएगा, वाटर मूवमेंट किधर कराएगा किधर नहीं कराएगा, ये सारी चीज़ें सराउंडिंग सॉल्यूशन पर डिपेंड करती हैं। तो बिल्कुल ही करेंगी, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी जाना था कि अगर जो सॉल्यूशन है उसका वाटर पोटेंशियल अगर कम है तो जाहिर सी बात है बाहर के सॉल्यूशन के तुलना में अगर उस सेल का या फिर टिश्यू का वाटर पोटेंशियल कम है, यानी कि उसमें सोल्यूट का मात्रा ज़्यादा है बाहर के सराउंडिंग मीडियम के तुलना में, तो सराउंडिंग मीडियम से वाटर जो है इनसाइड सेल के अंदर रश करते हैं और वाइस वर्सा, यानी कि अपोजिट कंडीशन होने में अपोजिट चीज़ होता है। तो आपको अंडरलाइन करना है प्लांट सेल्स वाटर मूवमेंट डिपेंड्स सराउंडिंग सॉल्यूशन। प्लांट सेल्स यानी प्लांट सेल्स वाटर का मूवमेंट किधर कराएगा ये चीज़ और कैसे कराएगा ये चीज़ सराउंडिंग सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। अब इन्हीं चीज़ों को आगे बताया गया है। इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक pressure of the cytoplasm it is said to be isotonic। तो क्या कहता है कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन यानी कि जो मीडियम जिसमें आपने सेल को रखा है उसका एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर बैलेंस कर ले जाता है तो ऐसे को ही क्या कहा जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। ऐसे एक्सटर्नल सॉल्यूशन को ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। फिर से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कल हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में समझा था। सपोज़ आपके पास कोई सेल है, आप उसे किसी सॉल्यूशन में डालते हैं। सॉल्यूशन में डालने के बाद में जो आपका सेल है उसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन और उस सॉल्यूशन में सोल्यूट का कंसंट्रेशन में कुछ डिफरेंस है। सपोज़ इस तरह से आप मान लीजिए कि जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है सराउंडिंग मीडियम में वो कम है और जो आपका जो सेल है उसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो एक हिसाब से कहा जाए ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा और ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर ही जो है बराबर ही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। यानी कि वाटर कितना प्रेशर डिफरेंस से सेल के अंदर अब रश करेगा यानी कि एंटर करेगा, बस उतना ही प्रेशर लगाकर उसे रश करने से एंटर होने से रोका जा सकता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल का वैल्यू बराबर होगा। साइन सिर्फ डिफरेंस होगा, साइन में डिफरेंस। और कल हमने इसे प्रीवियस वीडियो में हमने इसे अच्छे से समझा था। तो आपको समझना सिर्फ यहाँ इतना है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो है अगर सराउंडिंग सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है और जो
इसका क्या कहते हैं, सेल का वाटर पोटेंशियल है, अगर दोनों बराबर हैं तो ऐसे कंडीशन में ही जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज़ सेड टू बी आइसोटोनिक। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म का यानी कि सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस कर पाता है, यानी कि उसके बराबर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को ही आइसोटोनिक कहा जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको हो सकता है ये चीज़ समझने में थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। मैं फिर से इस चीज़ को एक बार कह देता हूँ। जैसे कि जब वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस होता है सराउंडिंग सॉल्यूशन और सेल के वाटर पोटेंशियल के बीच में, तो जिस तरफ वाटर पोटेंशियल कम है, यानी कि सेल की तरफ अगर मानो वाटर पोटेंशियल कम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर पोटेंशियल क्यों कम होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से कम होता है। तो बहरहाल चाहे जिस वजह से कम होता हो, हमें यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि कम है। तो सेल का जो वाटर पोटेंशियल है कम है सराउंडिंग सॉल्यूशन के तुलना में। तो जाहिर सी बात है जो सराउंडिंग सॉल्यूशन से जो वाटर है, वाटर किस तरफ जाएगा, जिस तरफ कम है वाटर पोटेंशियल, हायर वाटर पोटेंशियल के रीजन से लोअर वाटर पोटेंशियल के रीजन, यानी कि सराउंडिंग मीडियम से वो जो है सेल में एंटर करेगा। तो ऐसे कंडीशन में दो टर्म्स को डिफाइन किया जाता है। एक है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल सिंपली एक प्रेशर होता है, कितने प्रेशर से वो पानी जो है सराउंडिंग मीडियम से सेल में एंटर कर रहा है, वही उस सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। और ये कितना होगा, जाहिर सी बात है सराउंडिंग मीडियम और सेल में वाटर पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है, उतना ही जो है नेगेटिव में क्या होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर कोई अलग चीज़ नहीं है, मतलब अब जो पानी एंटर कर रहा है उसे रोकने के लिए कितना प्रेशर आपको अंदर से लगाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जितना से वो एंटर कर रहा है उतना ही लगाएंगे तो रुक जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के माने पॉजिटिव प्रेशर है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल के माने नेगेटिव प्रेशर है, जो कि तानता है सराउंडिंग सॉल्यूशन से। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है जो कि ढकेलता है बाहर की तरफ। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं कब ईजाद हुई इनका, जाहिर सी बात है सोल्यूट का कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा होने की वजह से इसका वाटर पोटेंशियल कम हुआ सराउंडिंग सॉल्यूशन के तुलना में। वाटर पोटेंशियल में दोनों के सेल और सराउंडिंग मीडियम के वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस आया, जिसके वजह से जो डिफरेंस है उनके वाटर पोटेंशियल में, वही एक्चुअली तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है जिससे वो वाटर एंटर करेगा, जितने प्रेशर से वो एंटर करेगा और उतना ही प्रेशर लगा अगर उसे रोका जाएगा तो वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मिला जुला कर कहना ये चाह रहा है कि जो सराउंडिंग सॉल्यूशन का एक्सटर्नल सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस साइटोप्लाज्म या फिर सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर और एक्सटर्नल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बैलेंस है तो ऐसे कंडीशन में जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है उसको आइसोटोनिक कहा जाएगा। तो ऐसा कब हो सकता है, आप खुद सोचिए। ऐसा तभी हो पाएगा जब जो सराउंडिंग सॉल्यूशन है उस सराउंडिंग सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है और जो ये सेल है, ये जो सेल है इसका जो वाटर पोटेंशियल है ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि उनके बीच में कोई क्या नहीं होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि कोई भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल उस सेल के पास में नहीं होगा, यानी कि कोई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक्स्ट्रा उसे नहीं लगाना पड़ेगा। यानी कि मिला जुला कर आप ये कहिए कि दोनों का जो प्रेशर है वो बराबर होगा। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर पिछले वीडियो को आप देखिए। और अभी सिर्फ इतना समझिए कि अगर दोनों सराउंडिंग सॉल्यूशन और सेल के प्रेशर्स अगर बराबर हैं, वाटर पोटेंशियल अगर बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में जो है सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर और सराउंडिंग सॉल्यूशन का जो उस
सराउंडिंग सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल है जिससे वो एंटर कर रहा था, यानी कि वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वो दोनों बराबर होंगे। और ऐसे कंडीशन में ही क्या कहा जाएगा, ऐसे एक्सटर्नल सॉल्यूशन को ही आइसोटोनिक कहा जाएगा। तो आपको अंडरलाइन करना है सॉरी, एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेज ऑस्मोटिक प्रेशर और आइसोटोनिक आपको अंडरलाइन कर लेना है। यानी कि जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन के प्रेशर को सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस कर ले जाए, ऐसे कंडीशन में जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन यूज़ किया गया है उसे आइसोटोनिक कहा जाएगा। वो आइसोटोनिक है, सेल के साथ आइसोटोनिक है, उसका वाटर पोटेंशियल जो है सेल के वाटर पोटेंशियल के बराबर है। इस तरह से आप समझिए। If the external solution is more dilute than the cytoplasm, it is hypotonic, and if the external solution is more concentrated, it is hypertonic। तो जैसे दो टर्म्स यहाँ यूज़ किया जाता है, मोर डाइल्यूट, साइटोप्लाज्म के तुलना में एक्सटर्नल सॉल्यूशन यानी कि जो मीडियम है जिसमें आपने सेल को रखा है, वो मीडियम ज़्यादा डाइल्यूट है, यानी कि उसमें सॉलिड की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। वाटर पोटेंशियल उस एक्सटर्नल सॉल्यूशन का ज़्यादा है सेल के वाटर पोटेंशियल के तुलना में। सेल में जो है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल घट गया। और डाइल्यूट है जो कि वो क्या कहते हैं एक्सटर्नल सॉल्यूशन, उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि उसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है। तो बस इस तरह से अगर जो एक्सटर्नल मीडियम है, अगर वो क्या है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है साइटोप्लाज्म के तुलना में, तो ऐसे सॉल्यूशन को जो है सेल के तुलना में क्या कहा जाएगा, हाइपोटोनिक। हाइपो के माने कम, टोनिक के माने साल्ट्स, कम साल्ट्स वाला सॉल्यूशन कहा जाएगा। इसके बाद में हाइपरटोनिक है, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन में साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि उसका वाटर पोटेंशियल कम है सेल के वाटर पोटेंशियल या फिर साल्ट कंसंट्रेशन के तुलना में, तो ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूशन है एक्सटर्नल सॉल्यूशन उसको हाइपरटोनिक कहा जाएगा, यानी कि ज़्यादा साल्ट वाला सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो आपको एक्सटर्नल सॉल्यूशन अंडरलाइन करना है, मोर कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड किस चीज़ से होता है, साल्ट से होता है, सॉल्यूट से होता है। तो मोर कंसंट्रेटेड और हाइपरटोनिक पर आपको अंडरलाइन करना है सॉरी। और यही जो अंडरलाइन चीज़ें हैं यही आपके लिए शॉर्ट नोट्स होंगी। इन्हें आपको बार बार देखकर बिना देखे रिवाइज़ करना है, बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि जब एग्ज़ाम से पहले आप इन्हें सरसरती एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें तो फटाफट ही रिकॉल हो जाए, प्रत्येक चैप्टर 10-15 मिनट में रिकॉल हो जाए और आपको जो है एग्ज़ाम से पहले चीज़ें सारी ध्यान में हों। तो इस हिसाब से आपको चलना है। आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है सेल्स स्वेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक वंस। तो सेल्स है जो कि फूल जाता है, फूलने के लिए क्या होना चाहिए, सेल के अंदर पानी को भरना चाहिए। तो पानी कब भरेगा, जब सेल का वाटर पोटेंशियल कम होगा और एक्सटर्नल मीडियम का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यानी कि एक्सटर्नल मीडियम का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की तुलना में, यानी कि सॉल्यूट कम होना चाहिए, यानी कि हाइपोटोनिक होना चाहिए वो सॉल्यूशन। तो यही चीज़ तो कह रहा है, सेल्स कब स्वेल करेगा, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, और श्रिंक कब कर जाएगा, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो आपको सेल्स स्वेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, श्रिंक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, इसे भी चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपका मीडियम है, अब श्रिंक कर जाने के माने वो सिकुड़ जाए, सिकुड़ने के लिए उसे अपने सेल से पानी को बाहर मीडियम में निकालना पड़ेगा। आपको उस सेल को बाहर एक्सटर्नल मीडियम में पानी को निकालना पड़ेगा। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब सेल का जो वाटर पोटेंशियल है वो सराउंडिंग सॉल्यूशन से, एक्सटर्नल सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल से ज़्यादा हो, तभी तो पानी हाईयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। और हाईयर वाटर पोटेंशियल होने का क्या माने है, हाईयर वाटर पोटेंशियल होने का ये माने है कि उसमें
जो है वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसमें साल्ट्स ज़्यादा नहीं है, साल्ट्स कम है। तो यानी कि जो इस बार जो है सेल है वो हाइपोटोनिक है, लेकिन जो एक्सटर्नल मीडियम है, एक्सटर्नल मीडियम क्या है, सराउंडिंग सॉल्यूशन क्या है, वो हाइपरटोनिक है, यानी कि ज़्यादा साल्ट वाला है। तो ज़्यादा साल्ट वाले के तरफ जो है कम साल्ट वाले के तरफ से पानी जाता है। या फिर आप इस तरह से समझिए कि जिस तरफ ज़्यादा साल्ट है उस तरफ पानी की कमी है, तो पानी उधर ही तो जाएगा। तो जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो क्या कहते हैं, ज़्यादा साल्ट वाला एक्सटर्नल सॉल्यूशन होगा, तो पानी सेल से निकलेगा, पानी सेल से निकलेगा, और ऐसे कंडीशन में जो है सेल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इतना चीज़ें अगर आपको समझ में आ चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है, प्लाज्मोलाइसिस अकर्स व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल। अगर आपने प्लांट सेल को देखा है, और जाहिर सी बात है सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपने अब पढ़ेंगे, और ज़रूर स्कूलिंग के टाइम तो हर कोई पढ़ता ही है। तो जिसमें जैसे कि सेल सबसे आउटर लेयर के रूप में सेल वॉल होता है, उसके नीचे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ यही कह रहा है कि पानी निकले, सेल से पानी निकले, जैसा कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा सेल को, यानी कि ज़्यादा साल्ट वाले सॉल्यूशन में जब जो है मीडियम में जो है सेल को रखा जाएगा तो पानी निकलेगा। पानी इस कदर निकले कि जो सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल से अलग हो जाए। प्लांट सेल वॉल जो है एक जगह है और सेल मेम्ब्रेन अलग जगह हो जाए। मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल। ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन था। सेल वॉल वहीं पर रहे और सेल मेम्ब्रेन जो है सिकुड़ जाए, इस कदर पानी निकले। तो ऐसे प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। तो आपको प्लाज्मोलाइसिस पे अंडरलाइन करना है और वाटर मूव्स आउट अंडरलाइन करना है। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन श्रिंक्स अवे सेल वॉल से श्रिंक होते हुए दूर हो जाए सेल मेम्ब्रेन अंदर के साइड में, और वाटर भी निकले। ऐसे प्रक्रिया को, सेल से वाटर भी बाहर निकले, ऐसे प्रक्रिया को ही प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। सॉरी, दिस अकर्स व्हेन the cell or tissues is placed in a solution that is hypertonic has more solute to the protoplasm। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब ज़्यादा सोल्यूट वाले एक्सटर्नल मीडियम में, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में जब सेल को रखा जाएगा, तो जो कि उस एक्सटर्नल मीडियम में सोल्यूट्स ज़्यादा हैं, साल्ट ज़्यादा हैं, वो हाइपरटोनिक है, ज़्यादा साल्ट वाला सॉल्यूशन है, उसमें क्या कमी है, पानी कमी है, यानी कि वाटर पोटेंशियल उसका कम है। तो हायर वाटर पोटेंशियल के तरफ से, यानी कि सेल के तरफ से, सेल से बाहर पानी निकलेगा और उस मीडियम में पहुंचेगा, और सेल ऐसे कंडीशन में ज़्यादा हाइपोटोनिक, कम साल्ट वाला या फिर ज़्यादा वाटर पोटेंशियल वाला कहलाएगा। ये 2-3 जो टर्म्स हैं, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको आसानी होगा, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कोई अलग बात नहीं है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब जो एक्सटर्नल मीडियम है, जो सॉल्यूशन है, जब वो हाइपरटोनिक होगा और जो सेल है हाइपोटोनिक होगा, यानी कि जब एक्सटर्नल मीडियम ज़्यादा साल्ट कंटेन करेगा और जब सेल ज़्यादा पानी कंटेन करेगा, ज़्यादा साल्ट नहीं कंटेन करेगा, ऐसे कंडीशन में पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, सेल से साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो ऐसे कंडीशन ही को तो हाइपरटोनिक कहा जाता है। जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस होता है। ज़्यादा साल्ट वाले सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब रखा जाता है सेल को, तो प्लाज्मोलाइसिस होता है। तो यही चीज़ एनसीईआरटी कहता है, तो वो हम चीज़ महसूस कर चुके हैं।
अगले लाइन्स में अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर मूव्स आउट इट फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम दी वैक्यूल। और ज़्यादा इलेबोरेटिव वे में यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपने सेल वॉल को देखा, आपने प्लांट को अगर देखा होगा, प्लांट सेल को, तो आप देख सकते हैं कि ये सेल वॉल है इसका, और ये है इसका वैक्यूल। वैक्यूल बहुत बड़ा साइज़ का होता है प्लांट सेल्स में। तो क्या कह रहा है, प्लाज्मोलाइसिस के दौरान क्या होता है, पानी पहले फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, पहले साइटोप्लाज्म से निकल कर बाहर जाता है। जब साइटोप्लाज्म का पानी कम होने लगता है तब यहाँ से साइटोप्लाज्म का वैक्यूल का जो पानी है बाहर निकलता है। तो चाहे जहाँ से पहले निकले, हमें इससे क्या लेना देना, मेन चीज़ यही है कि पानी सेल से बाहर निकलेगा। कब निकलेगा, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ज़्यादा साल्ट वाले सॉल्यूशन में, कम पानी वाले सॉल्यूशन में जो है सेल को, ऐसे सेल को जो कि हाइपोटोनिक हो, इसमें साल्ट्स कम हो, पानी ज़्यादा हो, ऐसे सेल को जब रखा जाएगा तो पानी सेल से कहाँ निकल कर जाएगा, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में जाएगा। इस तरह से आप समझिए। द वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल, और अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो लॉस्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, फर्स्ट लॉस्ट साइटोप्लाज्म देन वैक्यूल। इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको ये आइडिया रहे कि पहले तो साइटोप्लाज्म से निकलता है, उसके बाद ही वैक्यूल से प्लाज्मोलाइसिस के दौरान पानी निकलता है। आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है, द वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर आउटसाइड सेल फ्लूइड कजेज द प्रोटोप्लाज्म टू श्रिंक अवे फ्रॉम द वॉल्स। जाहिर सी बात है, जब पानी जो है डिफ्यूज़न प्रक्रिया से डिफ्यूज़ होकर सेल से बाहर निकल जाएगा तो जो सेल है उसके वाल्स से उसका प्रोटोप्लास्ट यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो जितना मटेरियल है वो सब क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इस चीज़ को भी हम पढ़ चुके हैं। और उसी को दूसरे मतलब लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है। प्रोटोप्लास्ट के माने आपको क्या नहीं मालूम है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, साइटोप्लाज्म से जब निकलेगा तो सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ता जाएगा, तो प्रोटोप्लास्ट ही तो श्रिंक होता जा रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म ही तो श्रिंक होता जा रहा है सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ, सेल वॉल से दूर होते हुए। तो यही चीज़ कह रहा है, कोई नई बात नहीं है। द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सेल प्लाज्मोलाइज्ड है। ठीक है प्लाज्मोलाइज्ड। द मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल, यहाँ देखिए हाई वाटर पोटेंशियल कह रहा है, टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। फिगर 11.5 में ही चीज़ों को दिखाया गया है। तो ये चीज़ तो हम कल ही पढ़ चुके थे, अपने प्रीवियस वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि हमेशा पानी जो होता है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ बहता है। हायर वाटर पोटेंशियल कब होगा, जब हायर वाटर पोटेंशियल एक सेल में तब होगा जब वो हाइपोटोनिक होगा, यानी कि उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन कम होगा, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, साल्ट कम होने वाला सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब होगा सेल के अंदर का कंडीशन, तब वो क्या करेगा, उसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इस तरह से। और जो सराउंडिंग मीडियम है, सराउंडिंग सॉल्यूशन है, सराउंडिंग सॉल्यूशन में जब साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हाइपरटोनिक जब होगा, ज़्यादा साल्ट वाला होगा, यानी कि उसमें वाटर की जब कमी होगी तो जाहिर सी बात है वाटर पोटेंशियल उसका कम होगा। वाटर की कमी, वाटर पोटेंशियल कम। तो इस तरह से हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी बहता है। बस ऐसे ही आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है, व्हाट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। एक जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका सेल वॉल है और ये इसका श्रंकन यानी कि श्रिंक हो चुका, यानी कि क्या कहते हैं उसे, सिकुड़ चुका हुआ क्या है, प्रोटोप्लास्ट है,
न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, सिकुड़ा हुआ प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लास्ट है। तो क्या कहता है कि सेल वॉल सॉरी आप यहाँ देखिए, सेल वॉल और जो सिकुड़ा हुआ प्रोटोप्लास्ट है इसके बीच में जो स्पेस है, सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट के बीच का जो स्पेस है उसमें क्या होता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल के। तो जाहिर सी बात है खाली ठाउन दिखाया है, स्पेस दिखाया है, कुछ नहीं है। इस तरह से आप समझिए। अगर ये आपको फिगर याद रहेगा तो आपको ये कंसेप्ट भी आएगा, तो अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। When the cell tissue or tissue is placed in an isotonic solution, there is no net flow of water towards inside or outside. जाहिर सी बात है जब सॉल्यूशन एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है आइसोटोनिक होगा, यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन है, सेल का कंसंट्रेशन और सराउंडिंग मीडियम का कंसंट्रेशन जब बराबर होगा, दोनों में साल्ट्स का मात्रा बराबर होगा, दोनों आइसोटोनिक होंगे, इक्वल साल्ट्स वाले होंगे, तो ऐसे कंडीशन में दोनों का वाटर पोटेंशियल बराबर होगा। दोनों में जो है ना तो वाटर एंटर करेगा ना तो बाहर ही जाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन नो नेट फ्लो वाटर। इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है और बार बार इसे प्रैक्टिस करना है। इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है अगर वो साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर ले जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को ही क्या कहा जाएगा, आइसोटोनिक कहा जाएगा। इस लाइन को हम आगे ही डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल और जो ये सेल है या फिर साइटोप्लाज्म है इसका जो वाटर पोटेंशियल है बराबर होगा, तो जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, अंदर से लगने वाला प्रेशर है और बाहर से लगने वाला यानी कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर है, जब ये बराबर होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर जब क्या कहते हैं बराबर होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या नहीं होगा, नेट फ्लो नहीं होगा और ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कहा जाएगा। कंफ्यूज मतलब मत होइएगा, आप सिर्फ इतना समझिए कि जब दोनों के वाटर पोटेंशियल्स बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है दोनों का प्रेशर, पोटेंशियल के माने क्या, यहाँ पोटेंशियल के माने प्रेशर हैं। तो जब वाटर एक्सटर्नल मीडियम का पोटेंशियल और जो साइटोप्लाज्म या फिर सेल है उसका पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, प्रेशर जब बराबर होंगे तो ना ये इधर से पानी जाएगा ना तो उधर से आएगा, और इधर से अंदर से जो सेल के तरफ से जो वाटर पोटेंशियल जाता है, लगता है, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इस तरह से आप समझ लीजिए। एक मर्तबा अगर आप ये ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को समझ जाएंगे, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से लगभग 10 मिनट लगाकर इसे बताया था, तो आपको बहुत आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। इस चीज़ को हम आगे पढ़ चुके हैं तो अंडरलाइन नहीं करना है। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल एंड आर इन इक्विलिब्रियम द सेल्स आर सेड टू बी फ्लैसिड। जब पानी जो है सेल के अंदर भी जाता है और सेल से बाहर भी निकल रहा होता है, यानी कि इस तरह से अंदर भी जा रहा है, बाहर भी निकल रहा है, जितना मात्रा में एंटर कर रहा है उतना ही मात्रा में बाहर निकल रहा है, यानी कि दोनों जो मीडियम्स हैं, चाहे सेल का मीडियम हो चाहे एक्सटर्नल मीडियम हो, दोनों जो है में बराबर कंसंट्रेशन, बराबर मात्रा में पानी मौजूद है। हर कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है वो, तो हर वक्त में इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे कंडीशन में सेल्स को फ्लैसिड सेल कहा जाएगा। तो आपको अंडरलाइन करना है, वाटर फ्लोज इनटू सेल आउट सेल इक्विलिब्रियम, तो सेल्स फ्लैसिड। इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है। द प्रेशर ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल प्रेशर है, इसे उल्टाया जा सकता है। प्लाज्मोलाइसिस के दौरान जो प्रेशर सेल पर पड़ता है इसे उल्टाया जा सकता है। व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हायर वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म। जाहिर सी बात है पानी उसमें
एंटर करेगा। वाटर डिफ्यूज इनटू द सेल causing द साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अप अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। तो प्रेशर अगेंस्ट वॉल टर्गर प्रेशर, इस चीज़ को भी हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अब जब हाइपोटोनिक एक ही चीज़ को, एक ही बात को ये दोहरा तिरा कर वही चीज़ को लिख रहा है, कोई बात नहीं है, लिखा है तो हम पढ़ेंगे। लेकिन टर्गर जो प्रेशर होता है, जैसे कि जब वॉल है, मतलब फ़र्क जगह पर इन चीज़ों को वो इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन यहाँ जो कि वही स्पेशली उसी का टॉपिक है, तो इसीलिए फिर से उन्हीं चीज़ों को बता रहा है। ये चीज़ें आ चुकी हैं, कहने का मतलब ये है। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, जैसे कि जब आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि कम साल्ट वाली सॉल्यूशन, यानी कि ज़्यादा वाटर वाली सॉल्यूशन, यानी कि ज़्यादा वाटर पोटेंशियल वाली सॉल्यूशन में, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में जब सेल को रखेंगे तो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल यानी कि जो है सेल की तरफ पानी एंटर करेगा, डिफ्यूज़ करेगा, जिसकी वजह से जो सेल का सेल वॉल है उस पर एक किस्म का प्रेशर लगेगा, और इसी प्रेशर को ही ट्रिगर प्रेशर कहा जाता है। तो कोई नई बात नहीं है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल्स इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। और जब पानी एंटर करता जाएगा जो है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो यानी कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर, तो जो रिजिड वॉल्स में जो प्रेशर लगाएगा, कौन लगाएगा? प्रेशर प्रोटोप्लास्ट लगाएगा, तो उसे प्रेशर पोटेंशियल साई पी कहते हैं। तो यही चीज़ है कि जो प्रोटोप्लास्ट लगाएगा उसी को क्या कहते हैं? साई पी कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म लगाएगा उसे क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो एक ही चीज़ है, घुमा फिरा कर दे रहा है। जैसे प्रोटोप्लास्ट के माने क्या? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों का मात्रा बढ़ेगा जब पानी एंटर करेगा। तो प्रोटोप्लास्ट जब जो प्रेशर लगाया उसे नाम दे दिया पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, और जो साइटोप्लाज्म सिर्फ लगाया उसका सेल का, उसे नाम दे दिया टर्गर प्रेशर। चीज़ तो एक ही है ना, अंदर से ही तो लग रहा है। सेल में पानी भरने की वजह से ही तो सेल का जो इंटरनल सिस्टम है, यानी कि साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है या फिर प्रोटोप्लाज्म है, वही तो लगा रहा है। तो ये चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट प्रेशर बाय प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट वॉल्स प्रेशर पोटेंशियल, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है। बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल द सेल डज नॉट रप्चर। अगर सेल रिजिड ना होता तो जाहिर सी बात है वो रप्चर हो जाता, लेकिन रिजिड है, ठोस है, इसीलिए क्या नहीं होता? रप्चर नहीं होता। तो रिजिडिटी सेल वॉल नॉट रप्चर, इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए। दिस टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल्स। जाहिर सी बात है, जब सेल फूला होगा टर्गर प्रेशर की वजह से, तो वो इनलार्ज दिखेगा, एक्सटेंडेड दिखेगा। तो क्या कहता है कि टर्गर प्रेशर जो होता है इनलार्जमेंट कराता है सेल का, और एक्सटेंशन ग्रोथ भी कराता है। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। व्हाट वुड बी द साई पी ऑफ अ फ्लैसिड सेल? एक जो फ्लैसिड सेल है जिसमें बाहर जाने वाला वाटर और एंटर करने वाला, सेल में एंटर करने वाला वाटर का अमाउंट बराबर है, बराबर रेट में इन और आउट हो रहे हैं वाटर, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ऐसे सेल को क्या कहा जाता था? फ्लैसिड सेल कहा जाता था। तो फ्लैसिड सेल में साई पी कितना होगा? व्हिच ऑर्गेनिजम्स अदर देन प्लांट पोसेस सेल वॉल? और जो है प्लांट के अलावा किस अन्य एनिमल में, अन्य ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाया जाता है? तो प्लांट के अलावा सेल वॉल जैसे काइटिन का बना हुआ सेल वॉल फंगस में पाया जाता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये था सारा मामला प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। मिला जुला कर आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? कम, हाइपो के माने कम, टोनिक के माने साल्ट। हाइपोटोनिक कम साल्ट वाला सॉल्यूशन। जब साल्ट कम होता है किसी एक सॉल्यूशन में तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कितना होता है, इस चीज़ को हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप हाइपोटोनिक और उसके बाद में वाटर पोटेंशियल को जोड़कर पढ़ पाएंगे। वाटर पोटेंशियल बढ़ता है घटता है हाइपोटोनिक होने से, आप इसको जान पाएंगे। तो उसमें मत जाइए, सिर्फ इतना समझिए कि हाइपोटोनिक कम साल्ट वाला सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक ज़्यादा साल्ट वाला सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें साल्ट का
कंसंट्रेशन कम होता है, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और हाइपरटोनिक ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसमें साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा, पानी का कंसंट्रेशन कम होता है। तो पानी हमेशा जिस तरफ ज़्यादा है उससे उस तरफ जाएगा जिस तरफ वो कम है। इस तरह से आप समझकर अपना जो है माइंड लगाकर अगर आपको कोई सवाल पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दिया जाता है 11.2.4 में इम्बिबिशन। तो इम्बिबिशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज़ ऑब्जर्व्ड बाय सॉलिड्स कोलॉइड्स कजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इम्बिबिशन भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिफ्यूज़न प्रक्रिया से जो है पानी जो सिस्टम है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे सिस्टम में सॉलिड्स भी हो सकते हैं। सॉलिड्स में कोलॉइड्स, जैसे कि जो खून है एक कोलॉइड है, मिल्क है एक कोलॉइड है। तो ये सब गाढ़े जो सबस्टांसेज हैं जिनको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलॉइड या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन। उनमें जो सोल्यूट है उसका साइज़ कितना बड़ा है इसके हिसाब से उन 3 किस्म के कैटेगरी में एक सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से एक किस्म सॉल्यूशन का क्या है, कोलॉइड भी है। इस तरह से आप समझिए, तो एक सॉल्यूशन ही है। तो कजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो इससे क्या होता है कि उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, जब वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा कोलॉइड्स का या फिर सॉलिड्स का। तो इम्बिबिशन वाटर एब्जॉर्ब्ड सॉलिड्स बाई सॉलिड्स कोलॉइड्स इंक्रीज इन वॉल्यूम। इस तरह से आपको अंडरलाइन कर लेना है। यानी कि इम्बिबिशन के दौरान वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है सॉलिड्स और कोलॉइड्स द्वारा, जिसकी वजह से सॉलिड्स और कोलॉइड्स का क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, फूल जाता है। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई सीड्स एंड ड्राई वुड। तो आपने देखा होगा जो सीड होता है, सूखा सीड बाहर से अगर उसे आप पानी में रख देंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर सबसे आसान जो आपने देखा है, हमने देखा है मैं कह सकता हूँ, मुझे लगता है वो है चना। अक्सर लोग वो चना भिगो कर खाते हैं। तो जब चना आप वो डालते हैं पानी में, छोटा छोटा चना डालते हैं जब, लेकिन वो फूल जाता है तो सीड ही तो है, एक चना सीड ही तो है, सीड फूल जाता है। तो वो किस प्रक्रिया से फूला, बस उसी प्रक्रिया को इम्बिबिशन कहते हैं। ड्राई वुड, सूखे लकड़ी को अगर आप पानी में फेंक दें, तालाब में फेंक दें, तो वो फूल जाता है, गल जाता है। तो जाहिर सी बात है किस प्रक्रिया से उसमें पानी डिफ्यूज़ होकर एंटर किया, उसी को इम्बिबिशन कहा जाता है। तो एग्जांपल्स इम्बिबिशंस, सीड्स एब्जॉर्प्शन, सीड्स ड्राई वुड। इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए। The pressure that is produced by swelling of wood had been used by prehistoric man to split rocks and boulders. वुड स्वेलिंग से, पानी के वुड के फूलने से, लकड़ी के फूलने से जो प्रेशर क्रिएट होता था, उसकी सहायता से ही पहले प्रीहिस्टोरिक मैन, पहले के लोग क्या करते थे, बड़े बड़े चट्टान को तोड़ते थे, बाउल्डर्स को तोड़ते थे। क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। जैसे कि सपोज आप पत्थर के बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाकर क्या कर दीजिए, थोड़ा सा उसे काट कर, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा काट कर आप उसके बीच में रख दीजिए और अब उसे आप फुलाइए। तो जाहिर सी बात है, जब वो फूलेगा जो वुड है तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो वो खुद ब खुद एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और आपने जो कि उसके पत्थर में रखा है, तो पत्थर पर क्या करेगा, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा और पत्थर को तोड़ देगा। तो इस तरह से पहले इस्तेमाल करते थे। तो प्रेशर, स्वेलिंग ऑफ वुड, स्प्लिट रॉक्स, बाउल्डर्स, इस तरह से आप इस्तेमाल अंडरलाइन कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। If it were not for the pressure due to imbibition, seedlings would not have been able to emerge out of the soil into the open. They probably would not have been able to establish. अब जैसा कि हम जानते हैं जो सीड का आउटर कवर होता है कितना हार्ड होता है, अगर इम्बिबिशन प्रक्रिया से अगर उनमें पानी एब्जॉर्ब ना किया जाता तो वो कभी भी सीडलिंग्स उसमें से निकल ही ना पाते, इमर्ज आउट ही ना हो पाते, वो प्लांट कभी भी
का रूप कभी ले ही नहीं पाता, सीड के रूप में ही रह जाता। तो यही चीज़ कहता है, ड्यू टू इम्बिबिशन सीडलिंग्स इमर्ज आउट। इम्बिबिशन इज ऑल्सो डिफ्यूजन सिंस वाटर मूवमेंट इज अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इम्बिबिशन भी एक किस्म का डिफ्यूज़न ही तो है, जैसा कि हमने डिफ्यूज़न के बारे में प्रीवियस सबसे पहले वीडियो में कि सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होता है, यानी कि जिस तरफ पानी का मात्रा कम है, कंसंट्रेशन कम है, और मानो इस तरफ ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ अगर बढ़ता है पानी तो उसे डिफ्यूज़न कहा जाएगा। अब जो ड्राई सीड है उसमें पानी है ही नहीं या फिर बहुत कम है, तो जब आप पानी में उसे रखेंगे, पानी वाली मीडियम से जब सीड में जाएगा तो आखिर में कंसंट्रेशन, पानी का डिफरेंस तो है ना दोनों में, सीड में वाटर का कंसंट्रेशन और आपने जिस वेसल में पानी को रखा है, जिसमें आपने उस सीड को रखा, उस वेसल वाले पानी का कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। ये ज़्यादा है वेसल वाला पानी का कंसंट्रेशन सेल के पानी के कंसंट्रेशन के तुलना में, तो जाहिर सी बात है वेसल का पानी ही सेल में एंटर करेगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है ना दोनों के बीच में, और इसी वजह से क्या हो रहा है, पानी एंटर कर रहा है। तो एक किस्म का इम्बिबिशन क्या होता है, डिफ्यूज़न भी होता है। ठीक है डिफ्यूज़न। चलिए, द सीड्स एंड अदर सच मटेरियल्स हैव ऑलमोस्ट नो वाटर, हेंस दे ऑब्जर्व वाटर ईजिली। ठीक है, या फिर कम है या फिर है ही नहीं। वाटर पोटेंशियल सीड्स में या तो बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है, तभी तो उसके अंदर जो सराउंडिंग मीडियम है, जहाँ पानी ज़्यादा है, वहाँ से पानी उस सीड में एंटर करता है। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइब्ड इज़ एसेंशियल फॉर इम्बिबिशन। इसके अलावा वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट भी होना ज़रूरी है। तो क्या है वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट होना ज़रूरी है? वाटर पोटेंशियल के माने सिंपली, अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जिस मीडियम में आपने पानी को रखा है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से, तो उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। आपने जो उसमें सीड डाला, उस सीड में मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, पानी न्यूनतम होगा या फिर होगा ही नहीं। तो उसमें क्या है, पानी है ही नहीं या फिर बहुत कम है, तो वाटर पोटेंशियल सीड का कम हो गया। तो हाइयर वाटर पोटेंशियल यानी कि वेसल के पानी से जो है सीड में जाएगा पानी। तो यानी कि एक ही चीज़ है वाटर पोटेंशियल, और उसके बाद में आपको जैसे कि याद रखना है सॉलिड पोटेंशियल, उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है प्रेशर पोटेंशियल, उसके बाद में ऑस्मोटिक और प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। बस इन्हीं चीज़ों के आसपास ही घुमा फिरा कर सारा चीज़ लिख दिया है, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के टर्म्स में, इसी चीज़ को इम्बिबिशन को अब बात कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म्स में। तो वाटर का कंसंट्रेशन फ़र्क है, तो वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट भी बनेगा, यानी कि वाटर पोटेंशियल में भी डिफरेंस आएगा। तो एब्जॉर्बेंट और लिक्विड इम्बाइब्ड, लिक्विड जो इंटर किया है, डिफ्यूज़ हुआ, वो लिक्विड इम्बाइब्ड है, और जो एब्जॉर्बेंट है यानी कि जो सीड है, उसमें जो वाटर पोटेंशियल का एक ग्रेडियंट होना ज़रूरी होता है, तब जाकर इम्बिबिशन होता है, ये चीज़ कह रहा है। तो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इम्बिबिशन, एसेंशियल फॉर इम्बिबिशन, इस तरह से आप अंडरलाइन कर लीजिए। इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज ऑल्सो अ प्री रिक्विजिट। न केवल वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना ज़रूरी होता है, एब्जॉर्ब होने वाले लिक्विड, एब्जॉर्बेंट यानी कि एब्जॉर्ब करने वाले सब्सटेंस और लिक्विड के बीच में जो इम्बाइब होगा, साथ ही साथ उसका एफिनिटी कितना है, उस सब्सटेंस का उस लिक्विड के प्रति एफिनिटी कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि वो कितना पसंद करता है उस सॉल्वेंट को, उस लिक्विड को अपने ताल्लुक़ से, इस पर भी डिपेंड करेगा कि वाटर कितना एंटर करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, कोई एक सब्सटेंस में कोई एक लिक्विड इम्बिशन प्रक्रिया से एंटर करे, इसके लिए एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट
एडजॉर्ब करने वाला जो सब्सटेंस है और लिक्विड जो एडजॉर्ब होने जाएगा, यानी कि जो इम्बाइब होने जाएगा, डिफ्यूज़ होने जाएगा, उसके बीच में एफिनिटी, लव यानी कि सिमिलैरिटी भी होना, यानी कि लाइकनेस भी होना ज़रूरी होता है। तमाम ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि तमाम लिक्विड्स को एडजॉर्ब नहीं करते हैं और तमाम ऐसे लिक्विड्स हैं जिन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो सब्सटेंस है, जो एडजॉर्बेंट है, लिक्विड के और एडजॉर्बेंट के बीच में जो एक किस्म का क्या कहते हैं एफिनिटी होना, लाइकनेस होना भी ज़रूरी होता है। तब इस चीज़ पर भी इम्बिबिशन डिपेंड करता है एक लाइन में। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।